हे गाइस, दिस इज राम बिश्नोई एंड यू आर वाचिंग ज्योग्राफी ग्रुप। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मैथमेटिक्स की। मैथ्स में हम कैसे 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर सकते हैं। मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 भाई सुन के मजा आ जाता है, लेकिन जितना मजा सुन के आता है उतना इजी होता नहीं मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करना। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हो सकते हैं जिनको मैथ्स में मजा आता है, बहुत इजीली वो स्कोर कर पाते हैं, लेकिन जो मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स होता है उनके मैथ्स के साथ 56 का आंकड़ा होता है। मैथ्स मतलब डब्बा गुल हो जाता है। मैथ्स के नाम से वीकनेस फील होने लगती है, ऐसे लगता है बॉडी में ब्लड की कमी हो गई हो। लेकिन मैथ्स के साथ ऐसा होता क्यों है? एक टर्म होती है जो मैंने कहीं पे पढ़ी है, मैथोफोबिया, यानी कि मैथ से डर। ये जो डर होता है, हम बचपन से जब हम 4th 5th में जाते हैं तभी से ये डर हमारे साथ बड़ा होने लगता है, क्योंकि हमें बताया जाता है कि मैथ्स है वो बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट है। मैथ्स है वो इजी नहीं रहने वाला। जो मैथमेटिक्स के इवन टीचर्स होते हैं वही सभी आते ही सबसे पहले यही बोलते हैं कि मैथ्स को आप हल्के में मत लेना, और हम उसको हल्के में नहीं लेते बल्कि बहुत ज़्यादा भारी में ले लेते हैं, और उसके साथ प्रॉब्लम है वो ग्रो करने लगती है। हमारा माइंड सेट होता ना, वो कुछ चीज़ें होती है जिनको ईजी कर सकता है, कुछ चीज़ें होती है जिनको डिफिकल्ट बना सकता है। तो हमारा माइंड सेट ही ऐसा हो जाता है कि मैथमेटिक्स मतलब बहुत डिफिकल्ट है, और जब डिफिकल्ट हमने मान लिया इट मीन्स हमारा इंटरेस्ट खत्म हो जाता है और हमें लगता है हमसे नहीं हो पाएगा। और जब इंटरेस्ट हमारा खत्म हो जाता है तो हमारी जो माइंड की पोजीशन होती है वो हो जाती है वी हैव टू। वी वांट टू नहीं होती, वी हैव टू, मतलब हमें करना पड़ रहा है। क्यों करना पड़ रहा है भाई? कंपलसरी सब्जेक्ट है, कोई ऑप्शन नहीं है। 10th तक तो हमें पढ़ना ही पड़ेगा, 10th के बाद इससे पीछा छूटेगा। बड़ा रिलैक्स फील करते हैं। 10th के रिजल्ट आने की इतनी खुशी नहीं होती, उससे ज़्यादा खुशी ये होती है कि मैथ्स से पीछा छूट जाएगा। अब जो माइंड सेट है कि हमने मान लिया कि मैथ्स हमें करना पड़ रहा है, तो भाई मुश्किल लगेगा। करना पड़ रहा है, कोई भी छोटा सा काम हो, जब आप अपनी मर्जी से नहीं करते, कोई आपको बोलता है कि करना है और आपको करना पड़ रहा है, तो वहाँ मज़ा नहीं आएगा। मज़ा नहीं आएगा तो वो चीज़ हमें डिफ़िकल्ट लगेगी, चाहे वो ईजी हो चाहे वो डिफ़िकल्ट हो एक्चुअल में। दूसरी जो हम गड़बड़ करते हैं मैथमेटिक्स के साथ, वो गड़बड़ ये होती है, हमारी जो स्ट्रैटेजी होती है। जिन बच्चों का मैथ्स अच्छा नहीं होता वो एक्चुअली में कोई स्ट्रैटेजी ही फॉलो नहीं करते। वो स्ट्रैटेजी उनकी एक जैसी रहती है। अच्छा, साइंस, इंग्लिश, सोशल साइंस, एसएसटी, और वही मैथमेटिक्स में, यानी कि हम एक ही पैटर्न से पढ़ते जाते हैं। जबकि एसएसटी जिस पैटर्न से हम पढ़ सकते हैं उस पैटर्न से हम साइंस नहीं पढ़ सकते। जिस पैटर्न से हम साइंस पढ़ेंगे वो पैटर्न हमारा मैथमेटिक्स में नहीं फॉलो किया जा सकता। लेकिन हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि नहीं एक ही तरीके से पढ़ना है। हम क्या करते हैं, हम जनरली दूसरों को फॉलो करते हैं। हम सोचते हैं कि बस चले गए, इस तरीके से सम कर लिए और हो गया हमारा इजी। तो एक स्ट्रेटजी की ज़रूरत होती है हमें मैथमेटिक्स में करने की, जो कि मैथ्स की अलग तरीके से हो। तो यहाँ पर भी हमारी एक बड़ी गड़बड़ होती है कि हम मैथ्स को समझ ही नहीं पाते कि इसको पढ़ना कैसे है। तो पिछले लगभग 30 डेज से मेरे मन में था कि मैं इस टॉपिक को लेकर के एक वीडियो लेके आऊँ, लेकिन मुझे ये भी था कि कुछ ऐसा लेके आए जिसमें प्रैक्टिकल टिप्स हो, एक्चुअली में स्टूडेंट्स को कुछ बेनिफिट इससे मिले। तो मैंने अपने मैथ्स के जो 2 क्लिक टीचर हैं उनके साथ डिस्कशन किया। एक 2020 के जो हमारे स्टूडेंट रहे जिसने 100 आउट ऑफ 100 स्कोर किए मैथ्स में, और जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स हैं उसमें 100 के आसपास रहे। तो जो मैक्सिमम उसके मार्क्स हैं सभी सब्जेक्ट में वो 100 के आसपास रहे, तो उससे मैंने बात की, तो कुछ उनसे टिप्स लिए। इसके साथ साथ 2016 में एक स्टूडेंट है जिनके 50% के आसपास मार्क्स रहे थे बाकी सब्जेक्ट में, लेकिन मैथ्स में उसके 100 आउट ऑफ 100 थे। उससे डिस्कशन किया और एक रेसिपी तैयार की। उस रेसिपी में थोड़ा सा तड़का मैंने भी लगाया, क्योंकि मैं मैथ्स का एक एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ और मुझे अच्छे से पता है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है। तो एक रेसिपी तैयार की है। उस रेसिपी में जो कुछ भी है, कुछ पॉइंट्स है जो बिल्कुल ईजी से हैं, जो टिप्स मैंने इंक्लूड किए जो आप सभी को पता होंगे, लेकिन कुछ स्पेसिफिक टिप्स हैं जिसको अगर हम फॉलो करें तो ईजिली मैथमेटिक्स में हम स्कोर कर सकते हैं। अगर हमारा एवरेज अभी 50% के आसपास है तो भी हम बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इस रेसिपी में क्या क्या है, कैसे हमें क्या पकाना है। तो सबसे पहले जो मैथ्स की बात आती है वो होती है टाइम की। अब मैथ्स है वो हम एसएसटी या फिर साइंस या हिंदी इंग्लिश की तरह नहीं ले सकते। इसको टाइम देना होता है। कितना टाइम देना होता है ये हमें एक स्पेसिफाई करना होता है। 2.5 से 3 घंटे, 2.5 से 3 आवर्स के आसपास हमें रेगुलर टाइम देना है। अगर हम इतना टाइम नहीं देते इट मीन्स दैट मैथ्स हमारे लिए ईजी नहीं रहने वाला। अब जो टाइम है वो कब से देना है, हमें रेगुलरिटी में देना है टाइम। तो ये जो टाइम पीरियड है, हम क्या करते हैं जनरली कि 5 आवर्स आर इनफ फॉर द स्टडी, हम ये मान के चलते हैं कि 5 घंटे काफ़ी हैं। अब वो जो 5 घंटे काफ़ी है तो ये ऐसा नहीं है कि एसएसटी के लिए हम 1 घंटा दे रहे हैं तो मैथ्स में 1 घंटा देंगे। वो हमें मैथ्स में
2.5 से 3 घंटे देने हैं। 1 घंटा मतलब आप अपनी ट्यूशन जा रहे हो, आप अपनी ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हो, दैट्स ओके। उसके बाद हमें 1.5 घंटा मैथ्स के साथ दंगल करना है, हमें दो दो हाथ करने हैं उसके साथ, तब जा करके मैथ्स में हमारा इंटरेस्ट बिल्डअप होता है, हमें मैथ्स ईजी लगने लगता है। तो ये गड़बड़ ये होती है कि हम क्या करते हैं, हम स्कूल जाते हैं, अभी तो स्कूल नहीं चल रही, जनरली हम स्कूल जाते हैं, स्कूल के बाद ट्यूशन जाते हैं, ट्यूशन के बाद बस टायर्ड फील करें, हम होमवर्क कर लिया, हम मैथ्स के साथ जो 1.5 घंटा, 1.5 से 2 घंटे, शुरुआत में हो सकता है कि आपको 2 घंटे देने पड़े, जो 2 घंटे का सेल्फ स्टडी का टाइम देना होता है वो ही नहीं दे रहे, और फिर हम कहते हैं कि मैथ्स हमारे लिए मुश्किल हो गया, मैथ्स में हम स्कोर कैसे करें। ओके, दूसरी चीज़ ये है कि मैथमेटिक्स में हमें रेगुलरिटी चाहिए। ये नहीं कि हमने टाइम दे दिया और टाइम ठीक है, हमने कुछ दिन दे दिया, 3 डेज दे दिया, उसके बाद 3 डेज हम मिस कर गए, या फिर हमने 10 डेज दिया। वो जो ब्रेक लेते हैं वो भी गड़बड़ करता है, क्योंकि हम जब ब्रेक लेते हैं तो हमारा इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, वो फ्लो खत्म हो जाता है। ये रेगुलर टाइम चाहिए। कब से चाहिए? अप्रैल से लेकर के आप लगातार पढ़ते रहिए, तब हमारा मैथमेटिक्स है वो ईजी लगता है, हमें मज़ा आने लगता है। तो ये मैथमेटिक्स में ये नहीं कि हमने जोश भरा, अच्छा हमें मैथ्स करना ही करना है, हम हर साल ऐसा ही करते हैं। जब एग्जाम देते हैं, 9th के देते हैं या 10th के देते हैं, 11th के देते हैं, तो हम अगली बार सोचते हैं कि इस बार हम शुरुआत से ना मैथमेटिक्स को लेके चलेंगे, और 2 महीने में हम सिलेबस, हाफ सिलेबस को तो निपटा ही डालेंगे जून तक। लेकिन जब हम उस क्लास में जाते हैं तो हम क्या सोचते हैं, भाई अब तो हम नई क्लास में आए, एक बार थोड़े दिन थोड़ा आराम करते हैं, उसके बाद करेंगे ना, जुलाई से स्टार्ट करेंगे, अगस्त से स्टार्ट करेंगे, तो वो रेगुलरिटी नहीं बन पाती। और मैथमेटिक्स मतलब रेगुलरिटी अगर नहीं है तो आपसे मैथ्स नहीं हो पाएगा, आपको टेंशन रहेगी। और इसका असर किसके ऊपर जाता है? जब हमारा मैथ्स अच्छा नहीं जा रहा तो हमारी ओवरऑल स्टडी की परफॉर्मेंस भी डाउन आ जाती है, क्योंकि हम बाकी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, पढ़ एसएसटी रहे हैं, टेंशन हम मैथ्स की ले रहे हैं, पढ़ साइंस रहे हैं, टेंशन हम मैथ्स की ले रहे हैं, क्योंकि मैथ्स का सिलेबस पीछे रह गया और हमें समझ में ही नहीं आ रहा। और उसमें ऊपर से प्रॉब्लम ये होती है जब फ्रेंड्स हमारे साथ शेयर करता कि भाई मैंने तो 50% सिलेबस कर लिया। अब ये रेगुलरिटी है वो हमें मेंटेन रखनी होती है। तीसरी जो बात होती है मैथमेटिक्स में कि वो बुक्स को लेकर के होती है। यहाँ पर हम खुद के लिए एक बड़ी समस्या खड़ी कर लेते हैं। हम ट्यूटर के पास जाते हैं या फिर हम सर्च करते हैं। ओके, आपने सर्च किया, किसी से भी पूछा, अच्छा मैथ्स में क्या पढ़ें। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स आए कि सर मैथ्स में हम क्या पढ़ें। जब हमने सिलेबस डिस्कस किया था तो मैंने कहा एनसीईआरटी कर लीजिए। जो मैंने अपने आसपास के कलीग से पूछा जो स्कूल में होता है, तो उन्होंने कहा सर एनसीईआरटी तो ठीक है, लेकिन अगर हमें अच्छा स्कोर करना हो तो क्या करें। मैंने कहा कि कुछ भी एक आप एक्स्ट्रा ले सकते हो, सीबीएसई एग्जाम्पलर ले सकते हो, आप कोई सॉल्यूशन बुक्स ले सकते हो। नहीं सर, आप बताइए कि आरडी शर्मा ले लें, या फिर और भी उन्होंने काफ़ी सारी बुक्स बताई कि सर वो ले लें। यहाँ पर यही गड़बड़ होती है। अगर हम बोर्ड के अकॉर्डिंग तैयारी करें, इफ़ वी आर प्रिपेयरिंग फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन, एनसीईआरटी है वो काफ़ी है, एनसीईआरटी है वो बहुत है। एनसीईआरटी के आप एग्जाम्पल्स कीजिए, 40 to 50% एग्जाम्पल्स एज इट इज़ उठा करके दे दिए जाते हैं। इसके अलावा एक्सरसाइज कर लीजिए। उसके बाद हमें क्या करना है, सीबीएसई के जो एग्जाम्पलर करने, लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर करने, और कुछ एक्स्ट्रा हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो एक हमें रेफरेंस बुक चाहिए। ओके, एनसीईआरटी है प्लस रेफरेंस बुक, लेकिन रेफरेंस बुक वैसी नहीं होनी चाहिए कि उसमें बहुत सारे एग्जांपल्स दे दिए गए जस्ट इंप्रेस करने के लिए, या फिर वो ट्यूटर जो प्राइवेट ट्यूटर्स होते हैं उनके काम के ज़्यादा होते हैं। क्योंकि ट्यूशन को लंबा भी तो खींचना ना, ऐसे भी करना है कि हाँ ये सिलेबस है, इतना ईजी नहीं है। लेकिन अगर हम एनसीईआरटी से करें, ट्यूटर के पास जाएं, तो क्या होगा, जो मैथमेटिक्स 10th क्लास का, मैथमेटिक्स जो 9th क्लास का है, भाई 2 महीने का गेम है सारा। लेकिन 2 महीने का अगर गेम होगा तो बाकी ट्यूशन कौन जाएगा। तो यहां पर हमें एनसीईआरटी करनी है, अच्छे से कर लिया आप पूरा स्कोर कर पाओगे। उसके साथ हमें रेफरेंस बुक लेनी है, लेकिन रेफरेंस बुक कौन सी होनी चाहिए, सॉल्यूशन वाली लेनी है। अब ये कि सॉल्यूशन वाली क्यों लेनी है, सॉल्यूशन वाली इसलिए लेनी है कि जब हम मैथ्स की सेल्फ स्टडी करते हैं, घर पे हम सेल्फ स्टडी करते हैं, ट्यूशन के बाद भी अगर हम सेल्फ स्टडी करें, तो कई बार हम अटक जाते हैं, लटक जाते हैं एक आध क्वेश्चंस में। लटके हम सेकंड पे जाएंगे, उसको छोड़ दिया, उसके बाद हम नेक्स्ट पे जाएंगे, सेकंड में प्रॉब्लम आई तो हम उनको छोड़ देते हैं कि जो ट्यूटर है या फिर जो टीचर है उससे पूछेंगे। भाई कौन पूछता है, नहीं पूछते, आप रह जाते हैं। और इस तरीके से आपकी पहली एक्सरसाइज बीच में रह गई, सेकंड रह गई, बहुत सारा जो 40% जो मैथमेटिक्स है वो हमने ठीक से किया ही नहीं, क्योंकि हमारी प्रॉब्लम्स रह गई। किया नहीं तो 100 आउट ऑफ 100 आएंगे कहाँ से, 90 भी नहीं आ पाएंगे। तो इसके लिए रेफरेंस बुक होनी चाहिए सॉल्यूशन वाली, कि जब हम अटक जाएं, पहली बार अटके ट्राई कीजिए, उसके बाद भी अटके तो उसके बाद उस रेफरेंस बुक में देखिए कि हम कहाँ पर मिस्टेक करें। तो इसमें हम साथ ही साथ अच्छे से एक जो हमारी एक्सरसाइज होगी तो उसको हम निपटाते हुए जाएंगे। ओके, तो हमें एनसीईआरटी है, मान लीजिए कि आप 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर सकते हो, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत है। ओके, और एक इजी वाली सॉल्यूशन की रेफरेंस बुक ले लीजिए जिसमें सॉल्यूशन भी हो और सैंपल पेपर या
PYQS जो प्रीवियस ईयर्स के जो QS क्वेश्चन पेपर्स होते हैं वो उसमें हो। ओके, अगर वो हैं तो बहुत है। तो ये भी गलती नहीं करनी कि हमें हैवी बुक लेनी है या फिर हमें NCERT को करना ही नहीं है, क्वेश्चन पेपर आपका NCERT से रहना। उसके बाद हमें एक और चीज़ करनी है जो आपको काफ़ी वियर्ड लगेगा, शायद मैथ्स के टीचर भी ये ना बोलते हो, वो ये है कि रीड लाइक अ नोवेल। जो भी हम चैप्टर करें उसको नोवेल की तरह सबसे पहले पढ़िए। जो टॉपर्स होते हैं जनरली शेयर नहीं करते, लेकिन ज़्यादातर टॉपर्स है वो ऐसा करते हैं। क्या करते हैं, बुक ली, उसके बाद उस चैप्टर को रीड करेंगे। आपको भी नोवेल की तरह रीड करना है कि उसमें क्या दिया गया है, उसको आप पढ़िए। ओके, आपको अच्छे से उसको समझना है, क्या दिया गया, कैसे दिया गया, एंड तक क्या क्या कौन सा लेवल आएगा। उसमें फिर मज़ा आता है कि हम जो शुरुआत में इजी स्टेप्स कर रहे हैं वो आगे चल के कितने यूज़फुल होने वाले हैं। अब जैसे आपको ट्रेन में बिठा दिया जाए और आपको ये बताया ना जाए कि ये ट्रेन कहाँ जा रही है, मज़ा नहीं आएगा ना, कि बिल्कुल भी इंटरेस्ट ही नहीं रहेगा। अब जब आप पहले से बताओ कि आप वहाँ जाने वाले हो, मज़ा आता ना। तो यही चीज़ रहेगी कि आप जब चैप्टर करो तो सबसे पहले उसको नोवेल की तरह रीड कीजिए। उसमें फॉर्मूले जो दिए गए उनको आप पढ़िए, उसमें जो एग्जाम्पल्स दिए गए उनको आप पढ़िए जितना समझ में आता है। उसके बाद आप स्टार्ट करोगे तो आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट बिल्डअप होगा कि ये चीज़ अगर क्लियर हो गई तो आगे वाली चीज़ें जो भी कंसेप्ट है वो बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएंगे। तो ये आपको ज़रूर करना हमेशा। जो हम क्या करते हैं, सीधा ही जंप मार देते हैं। ओके, जंप मार दिया, हमने समझा ही नहीं कि वो जो हमारा जहाँ पर हमने जंप मारा कितनी गहराई है, कितनी दूरी है, तो हम पहले समझ लेना, मज़ा आने वाला है। उसके बाद जो हमारा 5th टिप्स रहेगा जिसके ऊपर हमें फोकस करना है, हमें एक फॉर्मूले की शीट बनानी है। फॉर्मूले की हमारी शीट होनी चाहिए। शीट कैसे बनाओगे, उसकी 2 कॉपी आपको बनानी है। जितने भी फॉर्मूले हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट है मैथमेटिक्स में, वो भी हम नहीं करते, आलस कर जाते हैं। 2 शीट बनाइए, कलरफुल बनाइए, यानी कि आपने फर्स्ट जो फॉर्मूला लिया उसके बाद जो सेकंड लिया उनके अलग अलग कलर, उसको लेमिनेशन कर लीजिए। और आपकी जो मैथमेटिक्स की बुक है NCERT की, उसके कवर पेज बना लीजिए, बाहर की तरफ, अंदर की साइड, आगे पीछे, वहां पर। इससे क्या होगा कि जब भी आप मैथमेटिक्स करोगे तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, यही तो होता है ना, फॉर्मूले। तो हमें टाइम कंज्यूम नहीं होगा और फॉर्मूले जब हम देखेंगे तो कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होगा। जब भी हम लो फील करेंगे पता नहीं मैथमेटिक्स में क्या हुआ, हमें वो फॉर्मूले देखने हैं। ओके, और उनकी जो सेकंड कॉपी होगी वो हमें क्या पेस्ट करनी है, जहां पर हम स्टडी करते हैं उस जगह पे आप पेस्ट कर दीजिए। तो हम टाइम कंज्यूम ना करें इस चीज़ों में, हमें बिल्कुल भी ऐसा ना लगे, लो फील ना करें, तुरंत हम देख पाए उन चीज़ों को। सबसे इंपॉर्टेंट है फॉर्मूले की शीट बनानी, एक अच्छी सी नीट एंड क्लीन आपको शीट बनानी है, स्टेप वाइज। ओके, ये आपको इजीली गूगल पे सर्च करोगे आपको ये फॉर्मूले मिल जाएंगे अपनी क्लास के अकॉर्डिंग। और कोशिश करूंगा कि मैं भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर टेलीग्राम पे ये प्रोवाइड करवा दूं। तो वो चीज़ आपको सबसे पहले करनी है, इससे आपका इंटरेस्ट बिल्डअप होगा। और इससे एक चीज़ और होगी, अच्छा बस इतना ही मैथमेटिक्स है, ये फीलिंग आएगी आप में। क्योंकि जब हम फॉर्मूले अच्छे से समझ लेते हैं तो हमें क्या करना है, उनकी प्रैक्टिस करनी है। तो आपको लगेगा कि भाई रट्टा जो लगाना है वो सिर्फ इतना ही है, इनको समझना है। उसके बाद तो अपने आप हो जाएगा ना। उसके बाद जो 6th चीज़ है जिसके हमें फोकस करनी है वो है प्रैक्टिस। मैथ्स की प्रैक्टिस की ज़रूरत है। हम गड़बड़ क्या करते हैं, जो एवरेज स्टूडेंट होते हैं, जब हम रिवीजन करते हैं तो रिवीजन करते हैं मतलब उसको बुक को लिया और हम उसको मतलब नोटबुक हमने की उसको पढ़ने लगते हैं। लेकिन हमें लगता है कि बस हो गया, हमें तो पता ना। जब हम सॉल्यूशन करते हैं तो बहुत सारी मिस्टेक्स आती है, प्लस माइनस की छोटी छोटी मिस्टेक्स हम करते हैं, तब हमें पता चलता है कि इतनी गड़बड़ होगी। वो हमारे साथ एक्चुअल में होती है जब हम एग्जाम दे रहे होते हैं। तब लगता है कि हम ट्यूशन भी जा रहे हैं, इतनी मेहनत भी करें, और फिर हमें लगता है कि मैथ्स हमारे बस की बात नहीं है। प्रैक्टिस मतलब प्रैक्टिस, आप प्रैक्टिस कीजिए, उसको शुरुआत से लेकर के चलिए। प्रैक्टिस का मतलब ये है कि आप प्रैक्टिस एक बार की, उसके बाद आप उसको दूसरी बार कीजिए जब रिवीजन करे हो, तीसरी बार। बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचना कि हमने पहली बार किया तो उसके बाद हम दूसरी बार नहीं करने वाले। जो भी आप ट्यूशन ले रहे हो, अगर आप ट्यूटर की हेल्प ले रहे हो तो वहाँ पर, या फिर आपको स्कूल में करवाया जा रहा है तो उसको आपको रफ नोटबुक में करना ही करना है। और रफ नोटबुक को आप जो रफ नोटबुक मत मानिए कि उसको आप फेयर की तरह लीजिए कि आपको वो करना है। तो प्रैक्टिस मतलब प्रैक्टिस, आपका जो हमने बात की थी रेगुलरिटी की, बात की थी टाइम की, तो जो 1.5 घंटा होता है उसमें प्रैक्टिस करेंगे। रीड करने की कोशिश नहीं करनी हमें कि सिर्फ रीड कर लिया, ठीक है पहली बार हम कर चुके हैं, या फिर हमें ऐसे लग रहा है क्योंकि ईजी लगेगा, लेकिन जब हम प्रैक्टिकली करेंगे तो बहुत सारी मिस्टेक्स हो सकती है। उसके बाद एक और चीज़ जो करनी, ये भी हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट में रहेगा, जो यूनिक आपको लगेगा, मार्क योर परफॉर्मेंस। आप NCERT की बुक में से करे हो और मान लीजिए किसी और रेफरेंस बुक में से करे हो, जब आप रिवीजन करे हो, सेल्फ स्टडी करे हो,
जो क्वेश्चन आपसे एक बार में हो जाए, जो क्वेश्चन आपको एक बार में हो जाए उसको आप मार्क कर सकते हो ग्रीन पेन से। ओके, आपके पास 3 स्केच पेन या फिर पेन होने चाहिए, ग्रीन पेन से मार्क कर लीजिए। उसके बाद जो क्वेश्चन जिसको करने में आपको प्रॉब्लम आई लेकिन दूसरी बार में आपने उसको सॉल्व कर लिया, उसको आप ब्लू पेन से मार्क कर लीजिए। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होंगे, जो आपसे ठीक से नहीं हो पाए, गड़बड़ की, उसको आप रेड पेन से मार्क कर लीजिए। अब ये परफॉर्मेंस को मार्क करके जाना है आपको। इससे क्या होगा कि जब आप रिवीजन करोगे तो आपको अलग से फाइंड आउट नहीं करना कि आपको किन के ऊपर फोकस करना है। आपको ये ध्यान में रहेगा कि ग्रीन मतलब ये क्वेश्चंस आपका हो चुका था, आप अच्छे से कर सकते हो। ब्लू मतलब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना जो गड़बड़ हमने पिछली बार की थी। और रेड मतलब इनके ऊपर हमें स्पेशली फोकस करना है। ओके, अब कब फोकस करना है ये भी मैं एक टिप्स देने वाला हूं कि इनके साथ हमें दंगल कब करना है। ओके, तो ये हमें अपनी जो परफॉर्मेंस है उसको मार्क करना है ग्रीन पेन से जो हमारे हो गए, ब्लू पेन से जो थोड़े से डिफिकल्ट थे लेकिन सेकंड टाइम में हमने कर लिया, जो सेकंड हमारा अटेम्प्ट था, और रेड पेन से जिनमें हमें बहुत सारी प्रॉब्लम आई, हमने ट्यूशन टीचर हैं या फिर जो क्लास टीचर्स हैं या हमने यूट्यूब से हेल्प ली या रेफरेंस बुक से हेल्प ली, तब जाकर के वो हो पाया। तो ये हमारा टाइम सेविंग रहेगा। आगे चल के जब हम रिवीजन करेंगे, जेन से हम स्टार्ट करेंगे, तब भी हमारे लिए इजी होगा कि हमें पता रहेगा कि ये जो 4 या 5 क्वेश्चंस है इनको हमें बहुत अच्छे से करना है। तो एक मन में भी ये नहीं रहेगा, अदरवाइज हम मार्क नहीं करते तो हमें लगता है कि इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम थी। मार्क कर लिया तो हमें पता चलेगा भाई 4 ही क्वेश्चन थे, हो जाएंगे, कर लेंगे कैसे भी करके। उसके बाद एक और चीज़ जो हमें नया करना है वो है संडे बैटल ग्राउंड। भाई जो मैथमेटिक्स होता है, मैथमेटिक्स बहुत मज़ेदार होता है। आजकल आप मोबाइल्स में गेम्स देखते हो ना, गेम्स की तरह होता है। एक स्टूडेंट है मेरे कामाक्षी, उनसे बात की थी, उनके स्कोर बहुत अच्छा रहता है मैथमेटिक्स में। तो मैंने उससे पूछा था, लास्ट ईयर बात थी, कि मैथमेटिक्स कैसे करते हो, मतलब इतना मज़ा कैसे आता है। तो उन्होंने कहा कि मैं गेम्स की तरह करती हूँ, मतलब गेम्स में जैसे हार जाते हैं उसके बाद फिर खेलो फिर खेलो फिर खेलो जब तक हम जीत ना जाएं। तो ये बैटल ग्राउंड की तरह है। संडे को आप बाकी सब्जेक्ट नहीं करोगे क्योंकि आपका ब्रेक है, हमेशा ही टाइम टेबल में ब्रेक होता है, लेकिन आप 1 घंटा निकालिए मैथमेटिक्स के लिए। उसमें वो क्वेश्चन जो हमने परफॉर्मेंस को मार्क किया, रेड से मार्क किया ना, उसमें वो क्वेश्चन 1 या 2 इतने भी कर लोगे बहुत है। 1 या 2, 1 घंटे का टाइम आप ले सकते हो। मज़ेदार तरीके से गेम लगा लीजिए उनके साथ कि उनको हमें सॉल्व करना ही करना है। एक बार में नहीं हुआ, दूसरी बार में, तीसरी बार में। तो संडे का बैटल ग्राउंड है आपका, ये पबजी यही बना लीजिए मैथमेटिक्स को। तो उसके साथ आप कीजिए। उसके साथ आपको अगर प्रॉब्लम्स आ रही तो दूसरी बार तीसरी बार अटेम्प्ट में कीजिए। धीरे धीरे 1 या 2 संडे के बाद आपको मज़ा आने लग जाएगा कि हाँ आपको ये करना ही करना है, उसमें किसी हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जिस दिन आपको ये मज़ा आने लग गया ना भाई, ये मैथमेटिक्स में 100 आना आपके लिए एक चुटकियों का काम होगा, बहुत ईजी हो जाएगा, हलवे की तरह होगा। उसके बाद जो हमें एक और चीज़ जो गड़बड़ करते हैं, ख़ास तौर पे वो स्टूडेंट्स जो एवरेज स्टूडेंट्स होते हैं उनके साथ भी होती है, और जो मतलब इंटेलिजेंट है उनके साथ भी ऐसा ही होता है, जिनका मैथ्स बहुत अच्छा है उनके साथ भी हम बहुत डीप चले जाते हैं। नीड नॉट टू गो टू डीप। हमारे साथ क्या होता है, हम ट्यूटर के पास जाते हैं और ट्यूटर्स हैं जस्ट टू प्रूव दैट वो कितने नॉलेजेबल हैं। वो बहुत कुछ ऐसा बता देते हैं, भाई ये 11th में आएगा, ये 12th में आएगा, ये कंपटीशन में आएगा, और उस चक्कर में हमारी बैंड बच जाती है। जो एवरेज स्टूडेंट्स है भाई वो तो धराशायी हो जाते हैं, सीधे ही रणभूमि में वहीं पे ख़त्म। और जो बच्चे एवरेज नहीं है, अबोव एवरेज है, उनके लिए भी प्रॉब्लम ये होती है कि मैथमेटिक्स है वो कर तो लेते हैं लेकिन वहाँ प्रॉब्लम आती है कि बाकी सब्जेक्ट के ऊपर फोकस नहीं हो पाता। तो हमें ट्यूशन टीचर्स हैं उनको सीधे बोल देना है कि हमें इतना ही करना है। जो आप बता रहे हो ना कि 11th में काम आएगा, 12th में आएगा, तो वो चीज़ें हम बाद में करेंगे, चाहे आप कंपटीशन की तैयारी ही क्यों ना करें। भाई ये जो एनसीईआरटी की बुक्स होती है, जो एनसीईआरटी का सिलेबस होता है, वो एक सिस्टमेटिक वे से चलता है। ये स्टेप होगा, उसके बाद सेकंड स्टेप होगा, उसके बाद थर्ड स्टेप होगा, उसके बाद फोर्थ स्टेप होगा, तो उसके अकॉर्डिंग ही हमें करना है। हमें अभी नहीं चाहिए, आप मान लेना पहले कि हाँ वो नॉलेज वाले हैं, उनको बहुत कुछ आता है। ये चीज़ें अगर मान लीजिए आप साइंस में भी ऐसा करना शुरू कर दो, एसएसटी में भी ऐसा करना शुरू कर दो कि हमने स्टार्ट किया फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद हम बहुत आगे चले जाएं कि हाँ हम इटली का भी बता देते हैं, मुसोलिनी का भी बता देते हैं, हिटलर के साथ साथ, तो क्या समझ में आएगा? सिलेबस ही कवर नहीं होगा। तो वो चीज़ें वहाँ तो एक्सेप्ट नहीं करते, हम तुरंत बोल देते हैं कि सर ये तो सिलेबस में नहीं है टॉपिक। हम साइंस में बोल देते हैं लेकिन मैथमेटिक्स में हम बोल नहीं पाते। हमें लगता है बोल दिए तो सर कहेंगे कि अच्छा ये चीज़ आपको नहीं पता है, आगे प्रॉब्लम आने वाली है, और हम उसको चुपचाप करते रहते हैं, उसी में ही लगे रहते हैं। तो हमें बहुत डीप नहीं जाना है, हमें वही सिलेबस करना है जो कंटेंट दिया गया है। आपको सीबीएसई की तरफ से, स्टेट बोर्ड की तरफ से सिलेबस दिया जाता है, उसके टॉपिक दिए जाते हैं।
जो हाई लेवल की बात करते हैं वो नहीं जाना है। और इससे सबसे ज़्यादा समस्या किसके साथ आती है? जिनको मैथमेटिक्स लेना ही नहीं है। ओके, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है कि बहुत डीप हमें नहीं पढ़ना है। ट्यूशन टीचर के जो ट्यूशन के आपके जो ट्यूटर हैं, टीचर हैं, उनके साथ पर्टिकुलरली इस चीज़ को आप क्लियर कर लोगे। उसके बाद एक और चीज़ है, वो है आपको प्लानर को फॉलो करना है। अब टाइम टेबल होता है, एक प्लानर होता है। टाइम टेबल क्या होता है? आपका डे टू डे शेड्यूल होता है, जैसे कि आपको सुबह 8 बजे उठना है या सुबह 4 बजे उठना है, उसके बाद कब क्या करना है, वो एक आपका टाइम टेबल होता है। एक होता है प्लानर। प्लानर मैं आपको 1 या 2 दिनों में देने वाला हूँ, जैसे हम सोशल साइंस का या बाकी सब्जेक्ट का प्लानर लेके आएंगे कि पूरे साल हमें क्या करना है, किस महीने में क्या करना है, कब हमें सिलेबस करना है, कब हमें फर्स्ट रिवीजन करनी है, कब हमें सेकंड रिवीजन करनी है। वो एक प्लानर होता है। वो जो प्लानर है वो आपका होना चाहिए हर सब्जेक्ट का। अब हर सब्जेक्ट का प्लानर के अकॉर्डिंग, जैसे आप सिलेबस है तो पर्टिकुलरली कोशिश कीजिए कि दिसंबर तक आपका सिलेबस हो जाए हर सब्जेक्ट का। अगर आपका दिसंबर तक सिलेबस हो जाए तो उससे मैथ्स का क्या लेना देना है? मैथ्स का लेना देना ये कि अगर हमारा दिसंबर तक सिलेबस हो जाता है तो हम जेन से अच्छे से फोकस कर पाते हैं मैथमेटिक्स की रिवीजन के ऊपर, जो हमारी फाइनल तैयारी होती है। अगर हमारा सिलेबस ही नहीं हो पाता, हम जेन फेब में उलझे पड़े हैं, हिंदी इंग्लिश में उलझे पड़े हैं, हम साइंस में, एसएसटी में, तो मैथ्स पे फोकस भाई घंटा दे पाएंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे हम। और वही लास्ट में जाकर के रायता फैलना है। तो यहाँ पर हमें प्लानर को फॉलो करना है कि हमारा सिलेबस है वो एक बार एटलीस्ट कवर हो जाना चाहिए दिसंबर तक। तो लास्ट के जो 2 मंथ्स हमारे पास मिलते हैं, जनरल जो पीरियड की बात कर रहा हूँ, उस वक्त हमारे पास एग्जाम से 2 महीने पहले जो टाइम होता है, उसमें हमें मैथमेटिक्स की एक अच्छी रिवीजन देनी है। अच्छी रिवीजन के लिए हमें 2.5 घंटे के आसपास तो चाहिए ना, 2.5 से 3 घंटे जो रेगुलर हम टाइम दे रहे हैं। वो टाइम तभी दे पाएंगे जब हम बाकी सब्जेक्ट का हमारा सिलेबस भी हो चुका है, हमने प्रोजेक्ट वर्क वगैरह भी कर लिए, असाइनमेंट भी करनी है, तो वो चीज़ें हमें प्लानर ही देगा। प्लानर बनाइए, अभी से बनाइए और उसको फॉलो करना चाहिए आपको। उसके बाद जो लास्ट हमारा टिप है वो ये है, इस टिप्स में हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की। अब कुछ ईयर्स से जो पैटर्न चेंज हुआ है, एमसीक्यूज क्वेश्चंस आ रहे हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आ रहे हैं। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के साथ ये भी होता है कि वो बहुत अच्छे से टीचर के पास जा रहे हैं, मैथमेटिक्स का बहुत अच्छा टीचर है, बहुत अच्छे से करवा रहा है और उसका अच्छा से इंटरेस्ट भी है मैथमेटिक्स में, तो 5 मार्क्स के क्वेश्चन है, 3 मार्क्स के जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है ईजिली कर लेते हैं। अटक जाती है गाड़ी वो 1 मार्क्स के क्वेश्चन में, क्योंकि हमने उनको हल्के में ले लिया, उसके हमने प्रैक्टिस नहीं की। तो इन क्वेश्चंस के ऊपर भी हमें उतना ही फोकस करना, अगर हमें आउट ऑफ आउट स्कोर करना है। अगर हमारी 98 99 आ जाए भाई, थोड़ा सा मज़ा किरकिरा हो जाता है। अगर 100 आते तो बहुत मज़ा आता, सबको बताते ना, तो वो मज़ा किरकिरा नहीं होना है। कैसे करना है हमें, इसके लिए एक अलग से स्ट्रेटजी बनानी है कि कौन से क्वेश्चन है चैप्टर वाइज, बहुत ज़्यादा नहीं बनेंगे, जो आपके 1 मार्क्स में आ सकते हैं। तो उनके लिए अलग से आप एक रजिस्टर बना सकते हो, नोट्स बना सकते हो, जिनमें आप नोट डाउन करोगे, ताकि यहाँ पे कन्फ्यूजन ना रहे कि ये हो जाएंगे। अलग से नोट कर लीजिए, अभी इनका साथ साथ ही आप काम निपटाते हुए चलें। तो ये थे कुछ टिप्स कि कैसे हम मैथमेटिक्स को बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अगर आप इन टिप्स को फॉलो करते हो तो आपके लिए मैथमेटिक्स है वो इतना डिफिकल्ट नहीं रहने वाला है और आप ही इजीली स्कोर कर पाओगे। कुछ डेज पहले हमने सोशल साइंस की भी इसी टाइप की एक वीडियो में डिस्कस किया था कि कैसे हम एसएसटी में 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर सकते हैं। स्ट्रैटेजी क्या रहनी चाहिए, क्योंकि एसएसटी में 4 सब्जेक्ट होते हैं, हर किसी की एक अलग स्ट्रैटेजी होती है। तो क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, कैसे हम पढ़ें, कैसे हम डेट्स को लर्न करें, वो सब कुछ हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा तो इसको ज़रूर देखिएगा। अगर दोनों वीडियो आपको अच्छे लगे तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर करना ज़रूर मत भूलिएगा। और एक और चीज़, अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपके सपोर्ट की। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।